हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि जो आपका जो वीडियो का री एग्जाम होना है उसके संबंध में हम यहाँ पर यूपी स्पेशल वाला जो पार्ट है वो कवर कर रहे हैं। ये वाला आज का जो आपका पार्ट होगा तीसरा पार्ट होगा। और इससे पहले जो पार्ट है आपके कवर हो चुके हैं, लगभग 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके साथ आपने कवर किया है स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और भी जो अदर जीएस जो बन सकती है वो सारी चीज़ें। इसके अंतर्गत हम कंप्लीट कर रहे हैं वाईक्यूज यानी कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उनके साथ में ऐसी संभावित जो इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिक पोर्शन है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, उन सबको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है इससे पहले वाले जो सेशन है आपको समझ में आए होंगे, उनसे आपको हेल्प जरूर मिलेगी। और बाकी का आपका जो हिंदी का पूरा सिलेबस है और जो जीएस का है, आप कम से कम समय में कैसे रिवाइज कर सकेंगे उस हिसाब से हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है और पूरा आप यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है बना करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये वाला आपका जो तीसरा सेशन है तो उसमें आपका 100 क्वेश्चन हो चुके थे और ये वाला आपका जो है वो 101वां नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें जो दिया गया है कि युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो जो सही नहीं है सिर्फ हमें वही बताना है। और हम यहाँ पर चीज़ों को ऐसे कवर कर रहे हैं कि आपके जो 4 ऑप्शन तो कम से कम 4 ऑप्शन के दम पे 4 बातें या 4 क्वेश्चन क्लियर हों। बस हमारा इस तरीके से उद्देश्य इस क्लास को बनाने का। तो 3 मार्च को यहाँ पर बताया गया है तो विश्व वन्य जीव दिवस होता है, तो ये बात सही है। फिर 22 मार्च को यहाँ पर विश्व जल दिवस होता है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस होता है और 20 मार्च को यहाँ पर विश्व मौसम दिवस जो दिया गया तो ये गलत है, तो इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब विश्व मौसम विज्ञान जो दिवस है ये कब होता है, तो ये 23 मार्च को होता है, ना कि 20 मार्च को। अब 20 मार्च को क्या होता है, तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को होता है, यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे जो आप मनाया जाता है। अब मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को एक और डे होता है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। तो 2 चीजें एक ही दिन होती हैं, 20 गौरैया दिवस और हैप्पीनेस डे। अगला क्वेश्चन है कि दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित है। अब दशावतार मंदिर जो आपका स्थित हो जाएगा वो ललितपुर जिले में स्थित हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। और बांदा जिले को लेकर के क्या क्या इन्फॉर्मेशन बनी तो हमने पिछले वाली क्लासेस में सारा कंप्लीट कर दिया है, स्टैटिक पोर्शन में भी और क्वेश्चन के फॉर्म में भी। बात करते हैं कि भीतरगांव मंदिर अगर आपसे पूछ ले ये कहाँ पर है, तो ये कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है भीतरगांव मंदिर। एक आता है कि दशावतार मंदिर, तो यह 6ठी शताब्दी में ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं हम। तो 6ठी शताब्दी का मंदिर है और उत्तर प्रदेश का ये देवगढ़ में स्थित है। किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये किस काल में हुआ था निर्माण, तो इसका गुप्त काल में निर्माण हुआ था। वैसे भी अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो गुप्ताज का यानी कि जो गुप्त पीरियड है और जो विष्णु भगवान है उनका संबंध रहता है, वहां पर जो साक्ष्य लेख मिलते हैं उनमें ज्यादा उनका नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर है उसके रूप में किसे जाना जाता है या के रूप में जाना जाता है, तो विकल्प सी यानी कि जो कानपुर है उसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब मैनचेस्टर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं डिटेल में। मैनचेस्टर क्या है कि एक जो नाम आप यहाँ पर बार बार हर जगह पढ़ने को आपको मिलता है, तो मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक प्रमुख शहर है। तो ये पूरा इंग्लैंड जो पार्ट हो जाता है यहाँ पर, तो ये एक शहर हो जाता है। ये फेमस इसलिए हो गया क्योंकि जब कॉलोनियल पीरियड था यानी कि औपनिवेशिक काल में यहाँ पर सूती वस्त्र का जो उद्योग था बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर उसको जहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग हो वहाँ पर उसका उपनाम देने लगे कि ये तो मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर है, उत्तर का मैनचेस्टर है, दक्षिण का मैनचेस्टर है। तो इस तरीके से मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाने लगी। अब बात करते हैं कि भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो भारत का मैनचेस्टर यहाँ पर कहा जाता है अहमदाबाद को। और अगर उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपका कानपुर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अवध शिल्प ग्राम की स्थापना किस जिले में की गई है, तो इसकी जो स्थापना है वो लखनऊ में की गई है, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। जो ये लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम की स्थापना की गई, तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो तो ये पूरा अवध शिल्प ग्राम है। इसके अंतर्गत जो क्राफ्ट वाले सामान होते हैं जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इन सबको प्रमोट करने के लिए और यहाँ पर जो हुनर हाट वगैरह है वो सब चीज़ें यहाँ पर जो समय समय पर आयोजित किए जाते रहते हैं, प्रदर्शनी या मार्ट्स वगैरह जो होते हैं इनका आयोजन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता रहता है उनको प्रोत्साहन देने के लिए। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में इससे पहले वाली क्लास में डिटेल में आपको समझा चुके हैं। आगे देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से जो गलत जिला और मुख्यालय वाली जोड़ी है उसका चयन करना है हमें। और ये आपका जो पिछला एग्जाम हुआ था वीडियो का उसमें एक क्वेश्चन यूपी SSSC के द्वारा पूछा गया था। यहाँ पर जो दिया गया है कि अमेठी का संबंध गौरीगंज से है, तो हाँ ये सही है। सोनभद्र का रावर्ट्सगंज से और कुशीनगर का यहाँ पर जो पडरौना दिया गया है तो ये सही इन्फॉर्मेशन है। अगला जो यहाँ पर दिया गया है कौशाम्बी के बारे में, कौशाम्बी का जो यहाँ पर मुख्यालय बताने की वैशाली, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो फिर कौशाम्बी का मुख्यालय क्या लगता है, तो इसके लिए एक नाम है मंझनपुर, तो इसका ये मुख्यालय हो जाता है। विकल्प डी आपका इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो कोयले के भंडार हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये विंध्य क्षेत्र है, सिंगरौली है, बुंदेलखंड है, तो या फिर उपरोक्त में सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका सिंगरौली हो जाता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर भंडार की बात हो रही, ना कि उत्पादन की। अब कोयले के जो टाइप होते हैं, यानी फिर कह सकते हैं कि जो प्रकार हैं, तो वो किस प्रकार के हैं, तो ये 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा, दूसरा बिटुमिनस हो जाएगा, तीसरा लिग्नाइट हो जाएगा, और चौथा यहाँ पर पीट हो जाएगा। इनमें जो कार्बन की मात्रा है, तो इस हिसाब से क्या हो, अगर यहाँ ABLP अगर नीचे की तरफ उतरते जाएंगे तो कार्बन की मात्रा घटती चली जाएगी, और यही इनका क्रम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बाकी इनके बारे में डिटेल से जो भूगोल की क्लासेस ली हैं, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, उसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। करंट को लेकर के भी कितने आंकड़े कहाँ पर हैं, राज्यों में भी और यूपी में भी हमने वहाँ पर कवर कर दिया है सारी चीज़ें, लेटेस्ट वाली भी और वहाँ पर जो इतिहास में भी है वो भी। अब एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें कहाँ पर मिलता है, तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, भारत में वैसे भी कम मात्रा में पाया जाता है। और जो बिटुमिनस है, इसका जो लोकेशन हो जाता है, तो ये वाला पार्ट है। लेकिन लिग्नाइट को आपको याद रख लेना है कहाँ पर है, तो राजस्थान और आपका लखीमपुर यानी कि जो असम में पड़ता है, और तमिलनाडु में खासकर पाया। तो ये 2 नाम आपको जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु याद रखने। और पीट वाला जो होता है सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, निम्न कोटि का। अगला प्रश्न है, ये आपका करंट अफेयर से है कि गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ किस कारोबारी ने MOU किया है। यहाँ पर MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब किसी के साथ में कोई समझौता साइन करती है, ठीक है, कोई बॉडी या फिर कोई गवर्नमेंट या फिर कोई कंपनी, तो वहाँ पर उसको MOU इंडिकेट किया जाता है। तो इसके लिए जो इन्होंने साइन किया है, तो कारोबारी का नाम है यहाँ पर अतुल गर्ग। इसके लिए यहाँ पर जो आपका फिल्म सिटी बनाने का यहाँ पर प्रावधान या फिर बात कही गई है। फिर बात करते हैं अगला प्रश्न, विकल्प क्वेश्चन नंबर जो आपका 108 है, यानी कि 8 नंबर है यहाँ पर। तो समस्तपुर पश्चिमी बिहार जो है वो रायबरेली जिले में स्थित है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उस तहसील का क्या नाम है जिस तहसील में यहाँ स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प ए सलोन हो जाता है। तहसील क्या हो जाएगी यहाँ पर, सलोन हो जाएगी। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ रामसर साइट के बारे में, यानी कि जो रामसर स्थल है। तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो 75 रामसर स्थल हैं। इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में बात करें कुल कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल अभी। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में के हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके हो जाते हैं 14, वो भी हैं तमिलनाडु के। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के, और उसके बाद में जो दूसरा नंबर आता है वो उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश में 10 कौन कौन से, 10 के यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। अब बात करते हैं कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य को एक और नाम से जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। अब इसका नाम कब बदल दिया गया, तो 2015 में इसका नाम बदल दिया गया था, नामकरण किया गया नवाबगंज पश्चिम बिहार से शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। और ये कहाँ पर है, ये उन्नाव जिले में स्थित है। इस तरीके से ये उन्नाव जिले में स्थित हो जाता है। अगला आता है ये रामसर स्थल हो जाता है। फिर आता है पार्वती अर्गा। तो पार्वती अर्गा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जो गोंडा जिला है, ये उसकी लोकेशन यहाँ पर हो जाती है। फिर समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो समन पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर आपका मैनपुरी हो जाता है। और फिर ये जो समसपुर दिया गया है, समन के बाद में समसपुर, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है समन और समस में, तो ये समन मैनपुरी, समस आपका जो हो जाएगा वो रायबरेली हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पर आपने देख लिया। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य। तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, हरदोई में है। फिर यहाँ पर जो सरसई नंबर दिया गया है, ये आपका इटावा में हो जाता है। सरसई नंबर आपका इटावा हो जाएगा। और सूर सरोवर जो दिया गया है, ये आपका आगरा में स्थित है। सूर सरोवर आगरा में। यहाँ पर एक और अगर नाम आपसे पूछ ले कि कीठम झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये यहाँ पर जो सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है ये, तो इसी के अंतर्गत ये कीठम झील स्थित है। फिर बात करते हैं कि ऊपरी गंगा नहर। तो जो गंगा नहर निकली है, तो इसमें क्या है, ऊपरी गंगा नहर, इसमें एक ट्रेंच है, एक पार्ट है, सिर्फ उतने ही पार्ट को यहाँ पर घोषित किया कि ब्रज घाट से लेकर के नरौरा खंड के बीच में। तो ये जो दो पार्ट है, इनसे लेकर के यहाँ तक, तो इस वाले पार्ट को यहाँ पर ऊपरी गंगा नदी बोला गया है। तो ये नहर वाला जो पार्ट बनता है, इसको भी यहाँ पर घोषित किया गया है रामसर स्थल। फिर एक आता है यहाँ पर बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। तो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में पड़ता है। और इसे भी आपका क्या घोषित किया गया, रामसर स्थल। और हैदरपुर जो है आपका आर्द्रभूमि, ये सबसे लेटेस्ट है, यानी कि 10वां है। इसे कब घोषित किया गया है, तो इसकी आपका जो तारीख हो जाती है, ये लगभग 2022 में, यानी कि लेटेस्ट में ही हुआ है। ये 10वें नंबर का हो जाता है। हैदरपुर क्या है, एक कृत्रिम टाइप की ये झील है, यानी कि ये मानव निर्मित झील है। और ये कहाँ पर है, ये मुजफ्फरनगर और जो बिजनौर है, 2 जिलों के बीच में स्थित है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। तो इतना आपने देख लिया। अब यहाँ पर अधिकतर जो चीज़ यहाँ पर चीज़ें क्या हुई हैं जो घोषित किए गए हैं, तो ये 2 फरवरी को घोषित किए गए हैं। 2 फरवरी को ऐसा क्या होता है कि 1971 में ईरान में एक रामसर जगह है, वहाँ पर कन्वेंशन हुआ था। तो तभी से यहाँ पर 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, और ये कन्वेंशन यहाँ पर हुआ था सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रायबरेली की जो पूर्व दिशा में एक जिला स्थित है, तो वो जिला कौन सा है, उन्नाव है, अमेठी है, कौशाम्बी है, या फिर ये फतेहपुर हो जाता है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अमेठी है। अब इसके पूर्व में देख लेते हैं क्या है, तो यानी कि ये किसके पूर्व में, तो रायबरेली के पूर्व में है, ये देख सकते हैं, रायबरेली और उसके पूर्व में यहाँ पर अमेठी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रणवीर सिंह बिष्ट जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो रणवीर सिंह जो बिष्ट पुरस्कार है वो चित्रकला में दिया जाता है। तो चित्रकला किस टाइप की, जो आधुनिक चित्रकला है इसमें दिया जाता है, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक शख्सियत हुई है उत्तर प्रदेश में जिनका नाम था रणवीर सिंह बिष्ट। तो ये पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। इनके बारे में थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनका जो संबंध रहा है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से रहा है, वो भी कला के क्षेत्र में। तो इन्होंने क्या किया, लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने पद संभाले, क्या क्या योगदान दिए वो यहाँ पर मेंशन है। इसके लिए इनके लिए जो इंपॉर्टेंट है तो आयोजित 16 प्रदर्शनियां ये यहाँ पर नाम मेंशन है। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर उनके जो उन्होंने पुरस्कार उनको दिए गए वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार जो दिया गया तो 1991 में दिया गया था। दूसरा है यहाँ पर ललित कला अकादमी फेलो, तो ये 1988 में दिया गया। एक है यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी फेलो पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया, और राष्ट्रीय प्रदर्शनी पुरस्कार। तो ये कुछ यहाँ पर पुरस्कार 3-4 हैं जो इंडिकेट किया हमने, वही आपको याद रखने हैं। अगला यहाँ पर दिया गया कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन है। ये आपका अमीन की परीक्षा का 2016 का यूपी SSC का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका प्रथम राज्यपाल था वो थे आपके सरोजिनी नायडू, यानी कि विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जी जो हैं इसके प्रथम राज्यपाल रही हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा है कब से कब तक रहा है ये पिछले वाली क्लास में हमने बताया है, अगर चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ जो प्रथम है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में पहले लोग हैं, पहले क्या है शख्सियत रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन जो बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वो सुचेता कृपलानी हैं, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो प्रथम महिला राज्यपाल हैं वो श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री वो श्री गोविंद बल्लभ पंत हैं। इसी तरीके से पहली बार जो मुख्यमंत्री बनी, सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री बनी वो सुश्री मायावती, वो कितना उनका 4 टाइम रही, यानी 4 बार रही। तो अभी तक रिकॉर्ड इन्हीं के पास में है। अगला है यहाँ पर कि जो पहले राज्यपाल हैं वो हैं श्री होरमस मोदी हैं, और प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल हैं। और यहाँ पर दिया है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो भी कैसे, स्वतंत्रता के बाद में, तो यहाँ पर हो जाते हैं न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, तो ये 1945 में प्रकाशित हुआ था। उसका नाम क्या है, तो नाम है बनारस न्यूज़पेपर। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो ये 1887 में किया गया था, नाम था उसका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगला है कि उत्तर प्रदेश भारत की पहली खेल परिषद स्थापित की गई उत्तर प्रदेश में, तो ये 1956 में होती है खेल परिषद की स्थापना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, यानी कि जो पहले हैं हमने कोशिश की एक जगह इनको कंप्लीट कर दिया जाए, तो रिवीजन में आपको आसानी रहेगी। अगला है कि निम्न जनपदों में यानी कि जिलों में कौन सर्वाधिक जो है वन आच्छादित है, यानी कि वन से घिरा हुआ या सबसे ज्यादा वहां पर वन है, ये उत्तर प्रदेश का है। तो विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। जो सोनभद्र जिला है यहाँ पर सबसे ज्यादा वन है। ये जो लेटेस्ट आपकी रिपोर्ट आई थी 17वीं वन जो आपकी जो जनगणना वन रिपोर्ट हुई थी वो ये किस टाइप, ये 2021 की थी, लेकिन जारी आपकी होती है ये जनवरी 2022 में। अब यहाँ पर सोनभद्र हो जाता है। सोनभद्र के बाद में जो आपका कौन सा जिला आता है, तो सोनभद्र के बाद में आपका आ जाता है जो लखीमपुर खीरी दिया, ये पहले नंबर पर है, ये लखीमपुर खीरी दूसरे नंबर पर है। लखीमपुर खीरी में अगर बात करें कि अति सघन वन की बात करें तो ये लखीमपुर में सबसे ज्यादा है। और फिर तीसरे नंबर, ये 2 नंबर पर हो गया, तीसरे नंबर पर आपका आता है मिर्जापुर सबसे ज्यादा वनों में। फिर बात करते हैं चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर पीलीभीत हो जाता है। फिर बात करते हैं कि राज्य, ये जो जनगणना हुई तो जो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है, तो 6.15% जो है वो कुल का वन है, वो यानी कि वन से घिरा हो या फिर वन आच्छादित है। अगला यहाँ पर आता है, हमने यहाँ पर देख लिया कि सर्वाधिक वाले। अब यहाँ अगर हम बात करें कि सबसे कम कौन कौन से जिले हैं, तो सबसे कम सिर्फ हम 2 जिले याद कर लेते हैं। पहला तो आपका हो जाता है भदोही, परसेंटेज में सबसे कम है। और अगर फिर अगला बात करें तो वो हो जाएंगे मऊ, और डिटेल में जाए तो मैनपुरी और संत कबीर नगर। तो सबसे कम है, आप शुरुआत के आप 2 याद रख लीजिए। फिर अगला आता है कि राज्य का पहला, जो उत्तर प्रदेश का कैसा है पहला, वो वन ग्राम है, यानी कि जो उसको वन ग्राम घोषित किया गया, तो ये आपका हो जाता है सोनभद्र जिला का ही एक गांव है वेलहथी, ये आपका उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम हो जाता है। अब देख लेते हैं वन रिपोर्ट के बारे में जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि अभी यूपी SSC ने पिछले एग्जाम्स में पूछा है देश की, यानी कि जो भारत की जो वन रिपोर्ट है उससे क्वेश्चन निकाल करके। तो ये रिपोर्ट मैंने बताया कि 13 जनवरी 2022 को आती है, 17वीं है, वन रिपोर्ट 2021 वाली है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है तो उनकी रैंक यहाँ पर दी गई है कि जो सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को कहाँ मिली है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला जो क्षेत्र राज्य रहा है, यानी कि ये स्टेट है, राज्य जो है, तो ये आपके रहे हैं आंध्र प्रदेश रहे हैं। दूसरे नंबर पर आपका तेलंगाना, तीसरे नंबर उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। तो सबसे पहले वाला आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, ये वृद्धि की बात हो रही है। अब बात करें कि कुल जो भारत है उसका कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर यहाँ पर वन आच्छादित है, तो 24.62% पर क्या है यहाँ पर वन है।
24.62%, ये वाला डेटा याद रखना है। अगर बात करें कि कुल क्षेत्रफल जो वन है वो यहाँ पर इतने हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है इसके बाद में जो वृक्षों का आवरण है वो भी काउंट करते हैं, तब जाकर के 24.6 आता है। तो इसमें अगर ये वाला घटा दोगे तो आपको वृक्षों वाला प्रतिशत पता हो जाएगा। अब लास्ट वाली जो आई थी 2019 में आई थी ये रिपोर्ट, तो इसके हिसाब से कुछ वृद्धि हुई है, तो कितना 0.28% की वृद्धि हुई है कुल भारत के मामले में। अब देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य जो हैं कहाँ पर सबसे ज्यादा, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल आता है। तो दो आप राज्य याद रख सकते हैं। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जो राज्य हैं, यानी सबसे ज्यादा प्रतिशतता परसेंटेज, यानी कि कुल लैंड मान लेते हैं उनका 100% है, तो इनके हिसाब से सबसे ज्यादा परसेंटेज इसमें है। तो जो मिजोरम का हिस्सा हो जाता है तो ये टॉप पर आता है, इसका लगभग कह सकते हैं 84.5% जो है जंगल से घिरा हुआ है। दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर मेघालय, और ये मणिपुर और नागालैंड आते हैं। तो इनको डिटेल में आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 2 या 3 नाम याद रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ये आपका यूपी स्पेशल का करंट का क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प बी, यानी कि जो 7 राष्ट्रीय राजमार्ग की जो परियोजनाएं हैं इनका उद्घाटन बलिया में किया गया है। बलिया में ये जो आपका निवेश की बात कही गई है, तो ये निवेश हो जाएगा लगभग 6500 करोड़ रुपए का बनेगा, नया संपर्क मार्ग बनेगा। तो बलिया से लेकर के ये बनाया जाएगा आपका आरा तक, तो आरा के मध्य में बनेगा। और इस संपर्क मार्ग के मध्य में आपका 1500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा 28 किलोमीटर का एक क्षेत्र बनेगा, जिसका नाम दिया गया है ग्रीनफील्ड स्पर रोड। तो ग्रीनफील्ड स्पर रोड पूछ ले तो ये इसी का पार्ट होगा। यहाँ पर बलिया तो गांव हो, बलिया आपका जो हो जाता है जगह हो जाती है। अगर यहाँ पर गांव पूछ ले कि किस गांव में इसका उद्घाटन किया गया था इस परियोजना का, तो चितबड़ा गांव हो जाता है। बस इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी को लेकर के है तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में वंदना कटारिया को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई वाले जो पुरस्कार हैं और उनकी जो डिटेल में स्टैटिक वाली जो इन्फॉर्मेशन है, इसको पिछली वाली क्लास में हमने कवर किया। अगर आपने किया होगा तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। कटारिया को संबंध किससे है? तो खेल इनका जो हो जाता है वो हो जाता है हॉकी, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि जो लेटेस्ट में और पुरस्कार जो दिए गए हैं, ये हो जाता है कि 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ये किसको प्रदान किए जाते हैं? खिलाड़ियों को। और 24 जनवरी को क्या होता है कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, और पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में। ये चीजें मैंने क्लियर की हैं आपको, क्यों मनाया जाता है ये भी आपको क्लियर है। तो हाँ, अब ये होता है कि कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो इन खिलाड़ियों के नाम हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं और किस जिले के रहने वाले हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रख सकते हैं, जो भी है रिवाइज कर सकते हैं। अगला दिया गया है कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का जो राज चिन्ह है सिंह स्तंभ, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये हो जाता है सिंह स्तंभ। तो उत्तर प्रदेश में आपका जो सारनाथ जगह है वहां पर ये स्थित है। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है, क्योंकि अभी जो एक संसद भवन नया बना है वहां पर स्थापित किया गया, तो थोड़ा चर्चा मेरा हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने। तो इसमें कितने शेर हैं? तो आप सब जानते हैं कि ये 4 शेर हैं, चारों दिशाओं में हैं। लेकिन हम अगर किसी साइड से देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 दिखते हैं और एक पीछे छिप जाता है, और नीचे से इसका जो बेस है वो गोल आकार का है। फिर बात करते हैं कि इन पर कौन कौन से जानवर हैं। तो हाथी है, घोड़ा है, बैल और एक सिंह है, और जो क्या है दौड़ती हुई मुद्रा में ये जो जानवर हैं वो हैं। और ये कैसा है? गोलाकार जो आधार है उस पर रखा हुआ है, और कैसे? उल्टे लटके हुए कमल के रूप में ये है। फिर बात करते हैं इसे कैसे बनाया गया। तो एकास्म पत्थर, यानी कि एक ही पत्थर को काट कर तराश कर बनाया गया, यानी कि इसमें कोई दूसरा पत्थर जोड़ा नहीं गया है। और इसके शीर्ष पर धम्म चक्र जो है वो सुशोभित है। ये वाला आपका जो हो जाता है धम्म चक्र। जैसे यहाँ पर बताया कि एक बैल है, तो ये वाला देखो यहाँ पर आप बैल देख पा रहे होगे। तीसरा एक यहाँ पर घोड़ा दिया गया, तो भी दौड़ती हुई मुद्रा में घोड़ा है। बाकी यहाँ पर जो हाथी और एक सिंह जो है वो छिप जाते हैं, वो नहीं दिखते। और बाकी जो इसकी जो टैगलाइन है आपका सत्यमेव जयते, और ये कहाँ से है? आगे देखते हैं कि शेख निजामुद्दीन जो औलैया हैं उनके शिष्य, ये किसके शिष्य हैं? ये शिष्य हो जाते हैं आपका बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलैया जो हैं बाबा फरीद के शिष्य थे। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाता है। शेख निजामुद्दीन औलैया जो है वो गयासुद्दीन जो तुगलक थे उनके समकालीन थे, और इनका औलैया जी का नाम जो है हजरत निजामुद्दीन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन किस संप्रदाय से या किस क्रम से संबंधित थे? तो ये चिश्ती जो क्रम था सूफियों वाला, उससे संबंधित है। तो चिश्ती के जो सूफियों के बहुत सारे वहाँ पर क्रम चलते थे उसके समय में, और ये सबसे ज़्यादा फेमस रहा था। इसके में कुछ और डिटेल देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट हो सकती है कि चिश्तिया जो सिलसिला चला, तो भारत में चिश्ती परंपरा के जो प्रथम संत थे शेख उस्मान, उनके शिष्य थे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
तो इन्होंने क्या किया, भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव रखी थी। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे कौन, तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है 1192 में जो मोहम्मद गौरी के साथ में ये भारत आए थे। अब ये 1192 में कौन सा युद्ध हुआ, इससे पहले क्या हुआ, मोहम्मद गौरी क्या, ये सब जो इतिहास की आपको जो कंपाइल क्लास दी गई है जो एग्जाम के टाइम रिवीजन के लिए, तो वहाँ पर हमने सब कुछ वहाँ पर बता दिया है। बाकी की चीज़ें आपको इतिहास के क्लासेस में मिल जाएंगी। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि मुगल बादशाह यहाँ पर दिया गया कि अकबर, तो फतेहपुर सीकरी में जो संत थे एक सलीम चिश्ती, तो इनके सम्मान में यहाँ पर एक मकबरे का इन्होंने निर्माण करवाया था। तो ये स्थित है आपका फतेहपुर सीकरी में, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी को जो बनकर के तैयार हुआ तो 1569 में। और इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में जो विश्व विरासत स्थल हैं यूनेस्को के द्वारा जो घोषित किए गए हैं उनके बारे में, तो ताजमहल जो है ये शाहजहां के द्वारा 1653 में बनवाया गया और 1653 में ये बन करके तैयार हुआ। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसे 1983 में शामिल किया गया, 1983 ईस्वी में। और आगरा का किला या फिर आगरा का लाल किला लेकर के आए, एक ही बात होगी। और इसको भी 1983 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में यानी विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी को 1986 में माफ करना, ये आपका 1986 में इसे शामिल किया गया था विश्व विरासत धरोहर में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, इसकी याद में, तो ये 1572 में गुजरात जो विजय हुई थी उसके याद में इसका निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में, बुलंद दरवाजे का निर्माण। आगे देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। अफीम की फैक्ट्री को लेकर के क्वेश्चन जो पूछा गया था उत्तर प्रदेश में UPSSC का लोअर के एग्जाम में, आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प भी सही उत्तर हो जाता है गाजीपुर में। गाजीपुर में तो आपकी फैक्ट्री स्थित है। लेकिन अगर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन कौन करता है, उत्पादन में आपका अगर यूपी में पूछेगा तो जिला पूछेगा, तो जिला जो आपका जो बाराबंकी हो जाता है, तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन करता है बाराबंकी जिला। अब बात करते हैं कि गाजीपुर के बारे में, तो गाजीपुर के बारे में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर देखते हैं, इतिहास को लेकर के भी और भौगोलिक स्थिति को लेकर के भी। तो गाजीपुर की जो लोकेशन है तो ये बलिया हो जाता है, तो ये वाला जो लोकेशन होता है ये गाजीपुर हो जाता है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ये पहली बात हो जाती है। दूसरी बात क्या हो जाती है कि ये बिहार की जो सीमा है उससे लगा हुआ है, ये बिहार की सीमा हो जाती है, ये बिहार है तो उसकी सीमा से टच करता हुआ। अब ये जो यहाँ पर राज्य देख पा रहे हो बलिया, तो बलिया क्या है, तो 3 तरफ से आप देख पा रहे होगे ये बिहार से घिरा हुआ है लगभग 3 तरफ से। एक और पॉइंट यहाँ पर बनता है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है या फिर मकबरा है वो कहाँ स्थित है, तो ये मकबरा जो है वो गाजीपुर में ही स्थित है। गाजीपुर में एक और बात हुई थी कि 1820 ईस्वी में जो यहाँ अंग्रेज थे तो इन्होंने सबसे पहले अफीम का जो कारखाना था उसे स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से यूरेनियम जो है वो कहाँ मिलता है। तो यूरेनियम को लेकर क्वेश्चन तो आपसे 2015 में पूछा गया, पीसीएस में 16 में पूछा, लेकिन हम जो यहाँ पर आपको आंकड़ा दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, वो लेटेस्ट वाला दे रहे हैं। बाकी की चीजें हमने जो भूगोल की क्लासेस में हमने कंप्लीट की हैं। ललितपुर यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो यूरेनियम यहाँ पर मिलता है, ललितपुर में ही मिल जाता है। और क्या मिलता है ललितपुर में, तो उत्तर प्रदेश में ही आपका ललितपुर में जो तांबा है वो यहाँ पर मिलता है। तांबे के लिए जो यहाँ पर कह लेते हैं कौन सा क्षेत्र है ललितपुर में, तो एक आपका क्षेत्र हो जाता है सोनराई क्षेत्र। तो यहाँ पर तांबे का यहाँ पर उत्पादन होता है, प्रमुख क्षेत्र है, तांबे का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की पहली खेल नीति 2023 को हरी झंडी कब प्रदान की, यानी कि इसको कब शुरू किया। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है तो ये विकल्प ए, यानी कि 10 मार्च 2023 को राज्य की जो पहली खेल नीति है उसे यहाँ पर शुरू किया गया है। अब इसके अंतर्गत एक प्रावधान ये किया गया है कि जैसे कि केंद्र में होता है, यानी कि पूरे भारत में है एक खेल भारतीय खेल प्राधिकरण, तो इसी की तर्ज पर एक यहाँ पर कहा गया है कि राज्य खेल प्राधिकरण बनाने की बात कही गई है। और उसके साथ ये भी बताया गया है कि हर विद्यालय में यानी कि हर स्कूल में एक बताया गया है कि प्रत्येक दिन 40 जो मिनट होंगे वो खेल से संबंधित होंगे। अब खेल वो क्या हो सकते हैं, जो समय लिया जाएगा वो खेल से संबंधित हो सकता है, शारीरिक शिक्षा से हो सकता है या योग से हो सकता है। इसका प्रावधान इसी में किया गया है, तो ये चेंजेस आगे लाए जा सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो जाते हैं, खेल प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण वाले, और ये जो 40 मिनट का समय यहाँ पर नई आपकी जो खेल नीति यानी कि पहली जो खेल नीति है उसके अंतर्गत। अगर अगला जो पूछ रहा है कि अकबरनामा के जो लेखक हैं वो कौन है, तो अकबरनामा के जो लेखक हो जाते हैं विकल्प बी सही उत्तर होगा, अबुल फजल हैं। तो अकबर की जो जीवनी थी, तो पूरे जीवन के कार्यकाल में उन्होंने कब क्या युद्ध किया, शुरुआत का जीवन कैसा था, बीच का कैसा रहा, अंत में उन्होंने क्या क्या काम किए। तो जो इसको क्या किया गया 3 खंडों में लिखा गया है। पहले के जो 2 खंड हैं वो आपको अकबरनामा में मिलेंगे जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, और तीसरा खंड जो है उसे आईने अकबरी के नाम से लिखा गया है, लेकिन इसको भी अबुल फजल ने लिखा है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो ये 2 पार्ट इसमें आपको मिलेंगे और तीसरा पार्ट आपको आईने अकबरी में मिलेगा।
फिर बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार, अभी आंकड़े यही चल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। विकल्प आपका इसमें कौन सा सही उत्तर होगा, यानी कि साक्षरता दर टोटल पूछी जा रही है, तो विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 67.68% यहाँ पर साक्षरता दर हो जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है, तो वो महिलाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो वो हो जाती है 77.28% हो जाती है। फिर इसी तरीके से अगर महिलाओं की बात करें यानी कि फीमेल्स की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 57.18% हो जाता है। ये तो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना थी, जनगणना के अनुसार साक्षरता दर हो गई। अगर भारत की साक्षरता दर की बात करें तो कुल यहाँ पर हो जाती है 74.04% साक्षरता दर हो जाती है भारत की। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करने वाली कानपुर की एक प्रसिद्ध नर्तकी थी, तो उनका नाम क्या था। अब इनको लेकर के हम यहाँ पर क्वेश्चन क्यों डाले, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसके बारे में भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जो विकल्प ये है आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो अजीजन बाई थी, तो ये एक नर्तकी थी और इन्होंने 1857 का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने इसमें भागीदारी की थी एक सेनानी के रूप में। तो यहाँ पर आपका 2022 में एक अपडेट आई है कि एक प्रतिमा का स्थापित की गई है कानपुर में, ये वाली जो आप देख पा रहे हो इन्हीं की। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे बने और इसका जो आपका कह सकते हैं रिलेट करें तो ये 1857 से है, क्रांति से है और इतिहास से भी है। अब अगला यहाँ पर जो पॉइंट है कि नाना साहब ने क्या किया था, कानपुर शहर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब नाना साहब का असली नाम कौन क्या था, तो जो धोंडू पंत है उनका असली नाम था, और ये पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे उनके ये दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र मतलब यानी कि जो गोद लिए पुत्र थे, इसीलिए इनको उत्तराधिकारी बनाया गया। और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तात्या टोपे को लेकर के, तो ये नाना साहब के सेनापति रहे हैं। जब ये नाम ना मिले नाना साहब का, तो आपको तात्या टोपे के साथ कंसिडर करना है, ये आपके क्वेश्चन और ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। फिर बात करते हैं कि झांसी और ग्वालियर से किसने किया था नेतृत्व, तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। और बेगम हजरत महल जो थी उन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ, आगरा और अवध से, तो इनको मिलाकर के यहाँ पर अवध का नाम दिया जाता था। और इसी तरीके से कुंवर सिंह ने क्या किया था, बिहार के जगदीशपुर एक जगह है, वहां से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। फिर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो कौन है, तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है, सारस। और यहाँ पर सारस क्रेन भी लिख करके आया, तब भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सारस क्रेन आपका राज्य पक्षी या फिर राजकीय पक्षी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ये आपका यहाँ पर पूछा गया था 2014 में, लेकिन यहाँ पर जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके हिसाब से यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा, जो अभ्रक है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अब अगर हम लेटेस्ट के आंकड़ों के हिसाब से देखें कि किस राज्य में यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्रक जो है वो उत्पादन होता है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। उसके बाद में यहाँ पर आता है राजस्थान, और फिर उसके बाद में आता है बिहार, और इसके बाद में आपका आएगा झारखंड। बाकी के ये सब आंकड़े जो हैं हमने वहाँ पर ज्योग्राफी क्लास में कंप्लीट किए हैं। भारत क्या है, भारत विश्व में अगर स्थान देखें, भारत विश्व में किस नंबर पर है अभ्रक के उत्पादन में, तो ये 8वें नंबर पर है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये लेटेस्ट वाले आंकड़े हैं। और इससे पहले क्या था, भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर था, लेकिन इस समय जो फर्स्ट नंबर पर विश्व में कौन है, तो ये अभ्रक के उत्पादन में चीन है। अभ्रक की अगर बात कर लेते हैं तो कैसे बहुत ही उपयोगी खनिज है, और सबसे खास बात क्या है कि विद्युत का कुचालक होने के नाते विद्युत से संबंधित जो है बहुत सारे उपकरण बनाए जाते हैं। बाकी की चीजें आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। 2-3 जो यहाँ पर पॉइंट थे हमने उनको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। फिर अगला दिया गया है कि 9 मार्च 2023 को पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह की जो पुस्तक थी उनका नाम है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी, ये किताब थी। तो इसका जो विमोचन है किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो विमोचन है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के द्वारा किया गया है। अब ये पूर्व सांसद है तो इनका संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध जो है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के जो आपके राजा थे उनके ये पुत्र रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महामना मदन मोहन जो मालवीय इनके द्वारा किस वर्ष में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो ये वाला आपका जो विकल्प बी है सही उत्तर हो जाता है। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि ये किसके सहयोग से की गई थी और कौन कौन शामिल थे। हमने ये भी बताया था कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था, मरणोपरांत मिला था या उसके पहले मिला था। इससे पहले वाली क्लासेस में डिस्कस हो चुकी चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र शक्ति संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है ये हो जाएगा विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो नरोरा है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कैगा की बात करें तो ये स्थित हो जाता है कर्नाटक में। अगला यहाँ पर जो कल्पक्कम दिया है तो कल्पक्कम जो आपका हो जाएगा वो तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला यहाँ पर काकरापार की बात करें तो ये आपका स्थित हो जाता है गुजरात में। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो
का से कैगा और का से कर्नाटक। और कलपक्कम में देखो ला आ रहा है और तमिलनाडु में भी ला आ रहा है। काकरा पार में देखो रा आ रहा है और गुजरात में भी रा आ रहा है। तो ये एक दो बार तो आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ बिठाना पड़ेगा याद करने के लिए, और फिर उसके बाद में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही है, वो है नरोरा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से इसने CR दास के साथ मिलकर वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है विकल्प डी, ये मोतीलाल नेहरू थे। और मोतीलाल नेहरू किसके पिता थे? उम्मीद है आप जानते होंगे, जानते हैं तो आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन है? तो यहाँ पर जो राजकीय पशु हो जाता है वो बारहसिंघा हो जाता है। तो विकल्प जो बी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजकीय पशु जो है वो बारहसिंघा है, और कभी बारहसिंघा ना लिख करके आए, अगर कभी स्वयं डियर लिख करके आ जाए तब भी वही आपका सही उत्तर हो जाए, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा जाता है। रवस डुवासुली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लायक है। जैसे कि राजकीय चिन्ह वो हो जाता है मछली एवं तीर कमान, और राजकीय जो वृक्ष हो जाएगा वो अशोक का पेड़ हो जाता है। पक्षी सारस है और पशु बारहसिंघा है, और पुष्प जो है तो कभी पलाश, ढाक या टेसु कोई भी नाम लिख करके आए तो ये आपका सही उत्तर हो जाए। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपके। अगला यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर जो विकल्प सी है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये हरियाणा का हिस्सा नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसका जो ट्राई जंक्शन है ये आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर ये स्थित है, ये वाला पोर्शन। और इसका जो संबंध है वो जो चंबल नदी है उससे संबंध है, इसका चंबल नदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष इस समय कौन है? वो सतीश महाना है। एक तो पॉइंट ये, और तो इनके अनुसार विधान भवन के जो निर्माण को, जो नया विधान भवन बन रहा है उसके निर्माण को कब तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये तो करंट का क्वेश्चन हो जाता है। लक्ष्य रखा गया है 2027 तक, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2023 तक। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि जो 2022 में लोकसभा विधानसभा का चुनाव जो हुआ उसके हिसाब से इसमें कौन सी विधानसभा चली? तो ये 18वें नंबर की विधानसभा चल रही है। इसमें जो महिलाएं आई थी तो कितनी थी? तो इससे पहले जो 2017 में जो विधानसभा का चुनाव था उसमें जो इलेक्ट होकर के जो महिलाएं आई वो थी 41, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, कितनी हो जाती हैं? 47 हो जाती हैं, इनके 47 महिलाएं अभी विधानसभा में हैं। और इस बार कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 560, वो इंपॉर्टेंट आंकड़ा नहीं है ज़्यादा, ये 47 और ये 41, 17 वाला और ये 22 वाला आंकड़ा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला यहाँ पर जो दिया गया है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस केस में फांसी की सजा जो है वो दी गई थी या सुनाई गई थी? तो ये आपका जो विकल्प सी यानी कि काकोरी जो कांड था उससे रिलेटेड है। और यहाँ पर कांड को हटा करके गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अब इसको एक्शन का नाम दिया गया है। तो काकोरी कांड नहीं कहेंगे, इसको एक्शन कहेंगे। इसको कब अंजाम दिया गया? तो आपका जो डेट थी वो थी आपका 9 अगस्त थी, 9 अगस्त आपका, फिर 1925 9 अगस्त 1925 में। इनके साथ साथ कौन कौन शामिल थे आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको चीज़ें डिटेल में पता है तो। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है किस अधिवेशन में पारित किया गया, पूरी तरीके से जो पारित हो गया था? तो ये हो जाता है आपका लाहौर का अधिवेशन, यानी कि विकल्प जो आपका बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो लाहौर अधिवेशन होता कब है? तो लाहौर अधिवेशन आपका 1929 में होता है। और इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसमें एक खास बात एक और थी, इसी अधिवेशन में घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 से क्या करेंगे, हर साल यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसीलिए क्या किया गया कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो संविधान जो आपका बनके इससे पहले तैयार हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से जो लागू किया गया तो 26 जनवरी को, इसी तारीख को याद रखने के लिए ऐसा किया गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इससे पहले मनाया जाता है। किस डेट में मनाया जाता है आप बता सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला है कि ताशकंद समझौते पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस पे जो हस्ताक्षर किए थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किए गए थे। विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ताशकंद की राजधानी क्या है? तो ताशकंद किसकी राजधानी है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान एक देश है, सेंट्रल एशियाई देश है, तो उसकी राजधानी हो जाती है, सेंट्रल एशियन कंट्री है। अब बात करते हैं कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में क्या है, तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1964 से लेकर के 1966 के बीच में रहा है। और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? ये 1966 में भारत रत्न इन्हें प्रदान किया गया था। और इनका और महात्मा गांधी की जो जयंती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है एक ही साथ में। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो ये क्वेश्चन क्या होता है, घुमा घुमा करके यूपी ट्रिपल पूछती रहती है। जैसे लास्ट टाइम वीडियो के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। ये चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे सारी। तो जो अलीगढ़ है उसे अभी यहाँ पर एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।
बाकी जिंद, करनाल, मुजफ्फरनगर जो है शामिल हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन जिले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश के इतने जिले शामिल हो जाते हैं, कौन से? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। शामली के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, हमने पिछली क्लास में बताया और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपी के एग्जाम में, यूपी स्पेशल। तो देखिए जो ये दिल्ली हो जाता है और इसके आसपास के इलाके को डेवलप करने के लिए यहाँ पर एनसीआर का प्रावधान लाया गया और इसके अंतर्गत 24 जिलों को शामिल किया गया। 24 जिले में कौन कौन से थे? कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ हरियाणा के हैं और कुछ राजस्थान के हैं। तो ये 3 जिले हो जाते हैं यहाँ पर, ये आपके, ये राजस्थान के हो जाते हैं, ये हरियाणा के और ये उत्तर प्रदेश के। तो ये बाकी जो उत्तर प्रदेश के टोटल जिले हमने बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेता है, यही पूछेगा कि इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो अगर आप इतने याद कर लेते हो तो उम्मीद है आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो 1975 में स्थापित किया गया था। ये यूपी पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम यहाँ पर आपके साथ कवर कर रहे हैं इसको। तो 1975 में जो स्थापित किया गया अभयारण्य, ये आपका हो जाता है विकल्प बी सही हो जाएगा, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट स्थापित किया गया। अब यहाँ पर अभयारण्य का मतलब हो जाता है, अभय का मतलब हो जाता है कि बिना डर के, और अरण्य का मतलब होता है जंगल, ऐसा जंगल जहाँ पर कोई जानवर जो हैं वो बिना किसी भय या डर के निवास कर सकें। तो ये हिंदी में इस तरह की डिटेल में जाके इसको डिटेल में अलग करके इसका अर्थ निकाल सकते हो। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है कि दुधवा टाइगर रिजर्व का यह एक हिस्सा है, कौन? कतरनिया घाट, ये दुधवा का हिस्सा है। और किस जिले में? तो ये बहराइच जिले में स्थित है, तराई बेल्ट में। और 1987 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और इसके संबंध में जो अभी हाल ही में कुछ सम्मेलन हुए हैं, बाघों की कुल कितनी संख्या रही, किस नंबर की जनगणना रही है, ये हम पिछले वाली क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं सारी चीजें। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट कुछ और है वो ये है कि वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है 1972, अगर पूछ ले कब का है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो ये है 1972 का। ये फैक्ट में पूछा जाता है सीधे सीधे। अगला है कि भारतीय वन अधिनियम कब का है, तो ये हो जाता है 1927 यानी कि 1927 का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व तपेदिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, या फिर कह सकते हैं जो वर्ड टीबी डे कब होता है, ट्यूबरकुलोसिस डे। तो ये आपका हो जाता है विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस जो 2023 में मनाया गया मार्च में, तो उसका जो थीम था क्या था कि हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, एस वी कैन एंड टीबी। अब इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं अगले वाले, इसके आगे देखेंगे। जो 15 मार्च को क्या हुआ था, क्या मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता वाले बहुत तरीके से आते हैं, लेकिन ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होगा। 22 मार्च को जो मनाया जाता है वो जल दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को मैंने बता दिया। और 16 जो मार्च को मनाया जाता है ये राष्ट्रीय टीकाकरण वाला जो दिवस है ये मनाया जाता है। तो इस वाले पॉइंट को याद रखना कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। अब देख लेते हैं, अब एक चीज आपको और बतानी है कि जो वीर बाल दिवस है ये कब मनाया जाता है। पिछले वाली क्लासेस में हमने कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि गुल ए नगमा किसकी रचना है, तो गुल ए नगमा जो रचना हो जाती है वो फिराक गोरखपुरी की हो जाती है। अब ये लोक भारती के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। इस पर बताया गया है कि जो भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे सम्मानित है ये कृति, ये पुस्तक फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखी गई। एक क्वेश्चन और यूपी के ही एग्जाम में, यूपी स्पेशल में पूछा गया कि फिराक जो गोरखपुरी हैं इनका नाम क्या है, या असली नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, तो रघुपति सहाय इनका वास्तविक नाम है। अब ये कहाँ पर जन्म हुआ था इनका, तो गोरखपुर में हुआ था। और ये लेखक थे, कवि थे, आलोचक थे। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, गुल ए नगमा इन्होंने लिखी थी, इसलिए उन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण उन्हें पुरस्कार दिया गया, और ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये 3 पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ज़्यादा, इसलिए हमने इन चीज़ों को यहाँ पर कवर किया है। और रघुपति सहाय जो नाम है इसे आपको रखना है याद। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है वो चाकुओं का नगर के नाम से प्रसिद्ध है। विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो रामपुर जो जिला है या फिर शहर है उसे चाकुओं के शहर या चाकुओं के नगर के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के मामले में, तो रामपुर का क्या फेमस है, तो रामपुर में एक होता है पैच वर्क और इसके साथ में होता है आपका एप्लिक वर्क, तो जरी और मेंथा, ये सब क्या है यहाँ पर रामपुर के ओडीओपी यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और ये ओडीओपी है क्या, हमने सेकंड वाले पार्ट में कवर किया है डिटेल में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है हज हाउस जो है स्थित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प डी, गोरखपुर में क्या है, हज हाउस जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं, तो कितनी ग्राम पंचायत देखिए, तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शन दिए गए में सब में सबके आगे लगभग लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका वीडियो के एग्जाम में ही पूछा गया था यूपी SSSC के द्वारा। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय थे 52,000 प्लस थे, तो क्वेश्चन पूछ लिया 52,000 लगभग। और अभी भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लगभग में ही पूछा जाएगा।
हमने क्या किया है कि अभी जून 2023 में ही एक आंकड़ा उठाया है पंचायती राज विभाग की जो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है वहां से। उसमें यह बताया जा रहा है कि जिला पंचायत कितनी है, 75 हैं। क्षेत्र पंचायत कितनी है, 826 हैं। अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो वो आपसे पूछा जाएगा 58,000 लगभग, या 58,000 प्लस। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो यहाँ देखो लिखा हुआ है 58,189। ठीक है, ये इतनी ग्राम पंचायत। तो ये आपसे लगभग में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अपडेटेड है। बाकी की चीजें यहाँ पर ज्यादा डिटेल में जाना हो तो आप कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसे 32वें ब्याज सम्मान 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो ज्ञान चतुर्वेदी हैं, इन्हें जो 32वें नंबर का ब्याज सम्मान है उसे देने की घोषणा की गई है, ज्ञान चतुर्वेदी। इसके लिए दिया जा रहा है तो वर्ष 2018 में एक उपन्यास प्रकाशित हुआ इनका, जिसका नाम था पागलखाना। तो इसी कृति के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ब्याज सम्मान। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो किस डेट में किया है वो तारीख पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, 24 मार्च 2023 को। और ये उत्तर प्रदेश के जो ये कौन से शहर में, वाराणसी में ऐसा हो रहा। तो ये भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है किसी राज्य में या किसी कह सकते हैं शहर में। अब 24 मार्च को हमने बताया था कि टीबी डे होता है, तो इस दिन और खास क्या हुआ है वाराणसी में, तो उस इन्फॉर्मेशन को कवर कर लेते। हो सकता है ये वाली बात ना पूछे, दूसरी बात पूछ ले। तो यहाँ पर हुआ था वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट। तो इसका उद्घाटन वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसमें इन्होंने एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की, किस नाम से, तो वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की थी। अब भारत का एक लक्ष्य है कौन सा, कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है, कब तक, 2025 तक। लेकिन यहाँ पर जो अगर विश्व की बात करें, जो WHO का है, तो उसका क्या स्लोगन है कि 2030 को जो है वर्ल्ड को टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा, टीबी मुक्त बना दिया जाएगा। तो वाराणसी में इसकी वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ हुई है, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प डी, यानी कि जो शिवशंकरी हैं तो इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब इसके बारे में जो यानी कि सरस्वती सम्मान है उसे कवर कर लेते हैं। तो जो ये 2022 का सरस्वती सम्मान ये प्रदान किया गया है, ये शिवशंकरी हैं। कैसे, कौन है, ये तमिल लेखिका हैं, ये तमिल लेखक है, महिला लेखक हैं। और किस कृति के लिए, तो इनकी कृति है इसका नाम है सूर्यवंशम, तो इसके लिए इन्हें प्रदान किया जा रहा है। और ये 32वें नंबर का है। 31वां यानी कि इससे पहले किसको दिया गया था, तो पंडित रामदरस मिश्र को दिया गया था। अच्छा, जो सरस्वती सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है, तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है के बिड़ला फाउंडेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले ये प्रदान किया गया था हरिवंश राय बच्चन को। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दर्ज हैं, कुल 22 भाषाएं, तो उनके इनमें जो कृतियां लिखी जाती हैं इन भाषाओं में, तो उनके लिए प्रदान किया जाता है, जो उत्कृष्ट कृतियां होती हैं सबसे अच्छी। अगला क्वेश्चन है कि 13 मार्च 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो विकल्प ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुरेखा यादव ने ये उपलब्धि हासिल की है, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया है विकल्प ए यानी कि नई दिल्ली में किया गया, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 16वीं बैठक। अब SCO की जो 2023 की मेजबानी है वो भारत कर रहा है। तो भारत में अलग अलग नाम से अलग अलग प्रकार की जो सम्मेलन हो रहे हैं वो भारत में ही हो रहे हैं। इस बार की जो मेजबानी है वो भारत कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि SCO के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और अभी यहाँ पर भारत में ही SCO फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। संघाई, इसका नाम है संघाई सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ पर है, तो चाइना में है। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो 15 जून 2021 में संघाई में इसकी स्थापना की गई थी। तो शुरुआत में इसे संघाई 5 का नाम दिया गया था। इसके अंतर्गत 5 शामिल थे, 1 2 3 4 5। कौन कौन से, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। ये 1996 की बात है। 2001 में इस संगठन में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया और फिर उसका नाम कर दिया गया SCO। ये अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तब पूछेगा। भारत इसका सदस्य कब बना था, 2017 में बना था। और इसके साथ में एक देश और शामिल था, पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में इसके सदस्य बने थे। और अभी हाल ही में अगर कोई पूछे को नया देश कौन सा शामिल हो रहा है उसकी घोषणा की गई है, तो ईरान इसका नया मेंबर हो सकता है। एक और काम यहाँ पर किया गया है कि वाराणसी है तो इसे संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है। और ये SCO को लेकर जो मीटिंग्स हैं, सम्मेलन है, ये भारत में हो रहा है। 2023 में मेजबानी कर रहा है भारत, इसलिए तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये UP से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में
साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। एक और हमने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध सम्मेलन है वो क्या है, तो वो भी नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन इसका संबंध जो है वो एससीओ से है, लेकिन जो वो वाला पार्ट हुआ था उसको मैंने पहले कवर किया है, उसका संबंध जो है वो एससीओ से नहीं है, लेकिन वो भी मीटिंग कहाँ पर, वो नई दिल्ली में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है विकल्प ए, ये पुरुषोत्तम दास जो टंडन जी थे, ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे। कैसे? स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने के बाद में। वैसे बात करते हैं इनके कार्यकाल की, तो इनका कब से कब तक रहे, तो 1937 से लेकर के और 1950 के मध्य तक रहे हैं। अब 1937 से लेकर 1950 के मध्य भारत उत्तर प्रदेश का क्या नाम था और कब इसका नाम परिवर्तित किया गया, तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश किया गया था। इसका नाम इससे पहले क्या था, हम आपको इससे पहले क्लासेस में कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि जो निचली जो दोआब है उसके अंतर्गत आता है। अब निचली दोआब क्या होता है, तो हमने भूगोल वाली जो क्लासेस ली वहां पर हमने दोआब क्या होता है डिटेल में बताया है। तो ऊपरी दोआब, निचली दोआब, अगर वो क्लासेस आपने की हैं तो आपको क्लियर होगा। ये निचली दोआब में उत्तर प्रदेश में जहां पर ब्रजभाषा वाले क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पहला तो आपका हो जाएगा आगरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर धौलपुर हो जाएगा, फिर इसी तरीके से मैनपुरी हो जाता है, फिर एटा हो जाता है। तो ये सारे क्षेत्र आपके निचले आपका दोआब में आते हैं, यहाँ पर ये ब्रजभाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो प्रथम लोकायुक्त कौन हो जाते हैं, तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर हो जाता है विकल्प डी, विशंभर दयाल जो है ये लोकायुक्त हो जाते हैं। अगला यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है लोकायुक्त को लेकर के वो सारी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर योग्यता और कार्यकाल को लेकर के उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं, तो इसके लिए एक अधिनियम लाया गया, क्या था, उत्तर प्रदेश या फिर यूपी लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम। अधिनियम को याद रखना है, वर्ष 1975 का है। तो ये आपको वर्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए कि लोकायुक्त को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जो जस्टिस होते हैं यानी कि रिटायर्ड जो जज होते हैं उन्हें बना दिया जाता है। लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन 2012 में संशोधित करके इसे 8 वर्ष कर दिया गया है। बात करते हैं कि पहले कौन है, तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल जो हैं पहले लोकायुक्त थे। इनका कब तक कार्यकाल रहा है, तो 1977 से लेकर के 1982 के मध्य इनका कार्यकाल रहा है। और इस समय कौन है, तो लोकायुक्त जो है न्यायमूर्ति संजय मिश्रा साहब जो हैं इस समय आपके लोकायुक्त हैं। तो उम्मीद है इससे आपको हेल्प मिली होगी और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप किसी पंचायत के सचिव बने और चाय पिएं और चाय पिलाएं। और अगर आपने यहाँ तक क्लास कवर की है तो ज़रूर आपने मेहनत की है, इससे पहले आपने क्लासेस कवर की होंगी। तो यहाँ तक आपके 150 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कवर की है। और इस एग्ज़ाम के लिए हमारी बेस्ट विशेष जो हैं आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है आपने अगर हमारे द्वारा बनाया हुआ पूरा कोर्स कंप्लीट किया है तो ज़रूर आप किसी न किसी पंचायत के सचिव जरूर बनेंगे। तो मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें।